ये कहानी है सूरजपुर जिले की एक गांव पूरन की, जहां नुपुर नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। 14 वर्ष के होते तक वो ऊंचे कद काठी की वजह से उम्र से अधिक बड़ी दिखने लगी थी। गौर पर वर्ण और लंबे काले केस की वजह से बहुत खूबसूरत लगती थी। जितनी सुंदर सीरत उतनी सुंदर सूरत भी थी। बहुत व्यवहार व मधुर वाणी सबका मन मोह लेती थी। यही वजह है कि कम उम्र के इसके लिए रिश्ते आने लगे थे। पर वो अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन थी, सबकी लाडली। अभी पढ़ना चाहती थी, पर समस्या ये थी कि 8वीं के बाद उसे 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था। भाई सब बाहर चले गए थे। उसके साथ की सहेलियों का विवाह हो चुका था। किसी तरह माँ को मना लिया आगे की पढ़ाई के लिए। पिता तो पहले से उसकी पढ़ाई के लिए तैयार थे। जुलाई से उसने 9वीं कक्षा के लिए पूरन से प्रेम नगर जाने लगी तो एक कस्बा था, कॉलेज भी खुल गया था। जब वो जाती थी एक तालाब पड़ता था, वहाँ पीपल के पेड़ पर अस्थियाँ लटकती रहती थी, जिसे देख नुपुर भय से कांपने लगी। हवा के झोंके से पीपल का पत्ता डोलता तो वो और भी भयभीत हो जाती थी। कोई राहगीर भी उसे भूल से नहीं दिखते थे। वैसे भी 12 से शाम 5 बजे स्कूल का समय रहता। इस वक्त लोग घर पर या खेत पर रहते। पेड़ के सामने शमशान घाट भी सामने था। उसे भय लगता तो वो वहाँ से दौड़कर आगे निकल जाती थी। आगे कुछ दूर पर फिर एक तालाब मिलता। वहाँ पर जाकर उसे भय नहीं लगता था। पता नहीं क्यों नुपुर को आगे के तालाब के पास ऐसा लगता जैसे यहाँ चहल पहल पदचाप भी सुनाई देता। पर कभी वो पलट कर नहीं देखती थी। उसका सिद्धांत था पलट कर नहीं देखना। एक रोज उसके पिता जी ने पूछा, बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, कोई परेशानी तो नहीं? नुपुर ने कहा, कोई दिक्कत नहीं पापा, पर रास्ते में शमशान घाट पड़ता है, बस वहीं डर लगता है। तो जब भी शमशान घाट से निकलो तो उस जगह को प्रणाम किया करो। कोई चीता जलती दिखे तो भी हाथ जोड़कर परमात्मा को शांति के लिए प्रार्थना किया करो। फिर कोई डर नहीं। यही जीवन का सच है मेरे बच्चे, और सबकी मंजिल भी यही। एक दिन तो सभी को यहाँ तक पहुँचना ही रहता है। यह कहकर, हाँ पापा। कभी भयभीत नहीं होना। जो मर चुका उसे भूल जाना। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। अगले दिन नुपुर फिर स्कूल के लिए निकली तो शमशान घाट पर चिता धू धू कर जल रही थी। वो रुकी और प्रणाम की। वो सोचने लगी, पापा ने सच ही कहा, आज मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। कुछ आधा किलोमीटर आगे बढ़ी तो फिर दूसरा तालाब मिला। उसके बाद उसके साथ फिर कोई पदचाप की आवाज़ आने लगी। न जाने क्यों आज इस तालाब के पास उसे थोड़ा भय हुआ, क्योंकि ये एक सुनसान रास्ता था। गांव को सड़क के जोड़ने वाली कच्ची राह, जहां मुश्किल से भी कोई राहगीर नहीं दिखते थे। पर पढ़ने के लिए कुछ कष्ट तो उठाना पड़ेगा। अगर पीछे वाले तालाब की तरह यह भी वहम भी लगा। अपना मन मजबूत किया और आगे बढ़ गई। 9वीं से 10वीं पहुंच गई थी। 16 वर्ष में नुपुर और भी खूबसूरत दिखने लगी थी। जब भी वह स्कूल जाती अपने आसपास किसी को महसूस करती थी। 10वीं का अंतिम पेपर दिला वो उस दिन घर लौट रही थी कि तालाब के पास उसकी नज़र अचानक अपनी परछाई पर पड़ी तो चौंक गई। उसकी परछाई के साथ और काली परछाई थी। वह दौड़कर घर भाग जाती है। उसे डर की वजह से बुखार आ जाता है।
स्वस्थ होने पर वो ननिहाल जाती है तो भूल जाती है काली परछाई के बारे में। फिर उसे लगता है कि अरे ये वहम होगा। ननिहाल में हम उम्र सखियों के साथ पड़ोस के विवाह भी देखती है, जहाँ एक युवक आया था 22 वर्ष का, संस्कार बहुत खूबसूरत था। नुपुर उसे अपना दिल दे बैठती है। दोनों में पत्र व्यवहार करने का वादा किया। साथ ही नुपुर के 12वीं पास करते ही विवाह करने की कसम भी खा ली। छुट्टियां तो अब खत्म हो गई थी। 11वीं में कला विषय लेकर आगे का पढ़ाई करने वो पुनः प्रेमनगर जाने लगी। जुलाई निकला, वो स्कूल गई। नई बारिश की वजह से कीचड़ हो रहा था। सितंबर लगा तो नियमित स्कूल जाना शुरू हुआ। आज जब तालाब के पास पहुंची तो एक काली परछाई दिखी। नुपुर ने नजरअंदाज किया वो देखता ही क्या, चाहता ही क्या, उसे डर न लगे। वापस आई स्कूल के पास से तालाब तक, फिर काली परछाई। तब तक हफ्ते गुजर गए। उसकी हिम्मत जाती रही। दिसंबर की ठंडी, वो स्कूल से लौट रही थी। 5 बजे धूप जा चुकी थी। उसे आश्चर्य हुआ, इसके बावजूद भी कोई काली परछाई उसके साथ है। उसने गौर किया तो वो किसी पुरुष की परछाई थी। वो भय से कांपने लगी। पलटकर इधर उधर देखी तो पर कोई नहीं था। कौन है ये? किसकी परछाई है? सामने आओ। कौन हो तुम? तभी एक सुंदर से युवक उसके सामने आया। एक तीव्र इत्र की गंध वातावरण में फैल गई। डरो नहीं प्रिय, मैं हूँ। कौन हो तुम? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बस यही जानो। आगे अगर कुछ भी पूछना है तो मुझे स्वीकार। मेरे शर्त है, एक तुम्हारे साथ चलूँगा। उस युवक के एकाएक सामने आने से नुपुर को लगा होगा कोई मन चला हो। कहती है, हाँ कह देती हूँ, फिर पिताजी से शिकायत कर सबक सिखा दूँगी। ये सोचते हुए वो कहती है, अच्छा तुम्हारे साथ मंजूर है। बोलो अब कौन हो तुम? अपना परिचय दो। क्यों मेरा पीछा करते हो? कहाँ से हो? अनजाने में नुपुर ने उस युवक को निमंत्रण तो दे दिया साथ चलने को। वो कहता है, मैं यही तालाब में डूब के मरा था। सलीम नाम है मेरा। तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब से तुम इस राह से जा रही हो तब से तुम्हारा साथ स्कूल तक गया, फिर वापस यहाँ तक आया हूँ। जब तुम नहीं आती हो तड़प जाता हूँ। नुपुर, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा या तुम्हें साथ ले जाऊँगा। मैं कोई इंसान नहीं, जिन हूँ। कहते हुए वो हवा में लहराने लगा। नुपुर बेहोश होकर गिर गई। अगले दिन उसे होश आता है तो 2 वर्ष बीत जाता है। वो जिन नुपुर के कभी आसपास तो कभी उसके शरीर में प्रवेश कर जाता था। अब नुपुर के शरीर में बहुत कुछ बदलाव आ गया था। वो खूब विचित्र व अद्भुत इत्र लगाती, पहनावे व श्रृंगार करती। वो जिन वैसे उसे तंग नहीं करता था। नुपुर तो वैसे होश में नहीं रहती थी। घर में नुपुर का बदला स्वभाव तो महसूस हुआ, पर किसी ने नहीं सोचा था कि जिनका साया होगा। इधर संस्कार 2 वर्ष से नुपुर का पत्र नहीं आने से वो उसके लिए बेचैन हो गया। वो अपने पिता को रिश्ते के लिए भेजते हैं। संस्कार भी अपने जाना चाहता है, पर उसकी माँ ने मना कर दिया कि अभी नहीं, अब जब तय हो जाएगा तभी मिलना। संस्कार मान जाता है। इधर रिश्ता तय होता है तो वो जिन नुपुर से कहता है, तुम धोखा दे रही हो मुझसे। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम किसी और की नहीं हो सकती। वो नुपुर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। पूरे घर में कोहराम मच जाता है। वो कभी हवा में लहराती तो कभी छत से मुंडेर पर चढ़ती, कभी पुरुष की आवाज़ में अट्टहास करती। घर के लोग बैगा को दिखाते तो पता चलता है कि एक जिन का साया है। किसी तांत्रिक को दिखा। नुपुर के पिताजी को समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी संस्कार मिलने आता है। उसे कोई कुछ नहीं बताता। या नुपुर से मिलने आता है तो उसकी चढ़ी हुई लाल आंखें तीव्र इत्र की गंध से संस्कार को बेचैनी होने लगती है। वो कहता है, नुपुर ये क्या है? इतना इत्र कब से लगाने लगी और
तबीयत ठीक नहीं है क्या? कहते हुए वो नुपुर को कंधे पर हाथ रखा कि एक तीव्र झटका संस्कार को लगता है। वो दीवार से टकरा जाता है, सर फट जाता है। उसके बाद नुपुर बाल बिखरे हुए शरीर पर सर पटकने लगती है और जिन नुपुर के शरीर में बोलता है, धोखेबाज, तू सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। मैंने तुझे कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी है, पर अब मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। कहते हुए नुपुर का शरीर हवा में तैरने लगता है। संस्कार नीचे आता है और उसकी हालत देखकर नुपुर के पिताजी क्षमा मांगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि अब नुपुर से कोई विवाह नहीं करेगा। वो रोते हुए बैठ जाते हैं। संस्कार भी कहाँ हार मानने वाला था। वो किसी अच्छे तांत्रिक को ढूंढने निकल जाता है कि तभी नुपुर का शरीर भी हवा में लहराता है और बेहोश थी। कमरे में शॉर्ट सर्किट होता है और भयानक आग लग जाती है। संस्कार कुछ ही कदम चल पाया था और नुपुर की आत्मा जिस्म छोड़ देती है। ये विचित्र शक्तियों से मुकाबला इंसान के बस का नहीं होता। कोई नहीं जानता था नुपुर की अचानक मृत्यु कैसे हुई। कुछ दिन बाद एक लड़की माया स्कूल जाने के लिए निकलती है। तालाब के पास एक काली परछाई, जिनका उसका। तो आगे की कहानी के पढ़ने के लिए आप हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वाली स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में। हाँ, पार्ट 2 के लिए ज़रूर कमेंट्स में बताना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।